नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कि ईश्वर आपको वह नहीं देता जो आप माँगते हैं या आप इच्छा रखते हैं, ईश्वर वह देता है जो आपके लिए उपयुक्त है या उचित है। तो आज का टॉपिक मेरा इसी पर आधारित है। जो मैंने देखा मेरे साथ जो घटित हुआ है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे जो पेरेंट्स थे वो टीचर थे और जैसा कि हर लड़के का सपना होता है कुछ पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो और देश के लिए या समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करे। हर एक को करना भी चाहिए और मेरा भी ये शुरू से एक ढेर लक्ष्य रहा है। उसी पर चलते हुए मैं अभी भी खाली कभी नहीं रहती हूँ। ये जो स्टोरी है 90s के दशक की है। मेरे में हम लोग 5 भाई-बहन हैं। मेरे पेरेंट्स टीचर थे, दोनों जो कि अब है नहीं इस दुनिया में, वो नहीं है, फिर भी मेरा उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा और रहा था। तो ये 90s की है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा सपना था कि मैं बीएड करूँ। बीएड के बाद मेरे को कोई अच्छी जॉब लेनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस समय ग्रेजुएशन पहली बार उसी समय जो चेंज हुआ था वो 3 साल का था, उससे पहले 2 साल का ग्रेजुएशन होता था। तो मेरा फर्स्ट वाला बैच था कि 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और मैं बीएड की तैयारी कर रही थी और साथ-साथ में पीजी की भी तैयारी कर रही थी। पीजी 2 साल का था, तो मैंने संस्कृत से पीजी किया है और साथ-साथ में मैंने टीचिंग भी ले ली थी। एक स्कूल में अच्छे स्कूल में जॉब कर रही थी। अचानक से मुझे पता लगता है कि मेरे पापा जी को किसी ने एक लड़का बता दिया है कि अब आप अपनी बेटी की शादी अगर करना चाहते हैं तो आप वो हम एक लड़का बता रहे हैं। पहले तो शादी की एज ही होती थी कि भाई 22 साल में 21 साल में 22 साल में शादी कर दो तो बहुत अच्छा रहता, माना जाता था कि समाज ये क्या कहेगा वो कहेगा। मेरे से हम लोग 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहनों में 2 भाई मेरे बड़े हैं, उन दोनों की शादी हो गई थी। तो मेरा नंबर था। मेरे से छोटी बहन है, 2.5 साल का अंतर है, तो उसकी शादी की चिंता हो गई पापा को कि अगर इनकी अभी लेट करेंगे, तो फिर उनकी भी लेट हो जाएगी। और अकेले लड़का देख के आ गए और घर पे आके मम्मी को बताते हैं कि मैं लड़का देखा है, लड़का मुझे बहुत पसंद है। तो लड़का वाक़ई में मतलब मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर हैं और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो बोले लड़का सुंदर है और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, एक बार लड़की को भी दिखा दिया जाए। तो पहले वैसे ये था ही नहीं कि किसी को दिखाया जाए लड़की के लिए, तो बस फिर भी मेरे पापा ने ये सोचा कि दिखा दिया जाए। उस समय मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी। अचानक से ये क्योंकि ये फौजी हैं, मैंने जैसा कि टॉपिक का अपना नाम रखा है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। मेरा हमेशा से यही था कि मैं फौजी का संघर्ष और उनकी जो वाइफ लेडी मतलब उनकी जो वाइफ होती है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फौजी देश सेवा करते हैं, लेकिन जो फौजी की स्त्री होती है उसको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है और मुझे बहुत डर लगता था। मैंने सोचा था कभी मैं पुलिस वाले से या फौजी से शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं मुझे मेरी किस्मत में एक फौजी की ही सेवा करना लिखा था और फौजी के साथ रहना लिखा है। तो हालाँकि उस समय मुझे लगा कि मुझे नहीं मेरा जो मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं मिल रहा है। लेकिन प एक पेरेंट्स को जब एक उन्होंने वो कर लिया था, पेरेंट्स ने निश्चय कर लिया था कि लड़का अच्छा है और हम हालाँकि उन्होंने मतलब परिवार वग़ैरह उनके फैमिली और हमारे फैमिली अलग-अलग विचारों के हैं और क्योंकि मेरा ये मानना था कि मुझे अपना पीजी कंप्लीट करना है और वो शादी के बाद मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने पापा ने मेरे ने इनसे बात की होगी तो उन्होंने बोला कोई नहीं, पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा। उस समय इनकी पोस्टिंग अमृतसर थी। तो मैंने भी मेरी जो जॉब थी वो छूट गई और शादी हमारी 1 साल तक तय रही। उसके बाद हम लोग मेरी 93 दिसंबर में शादी हुई। और उसके बाद एक के बाद गृहस्थी में फँसती चली गई मैं और
ग्रेजुएशन मेरा बीच में ही रह गया। हालाँकि शादी के बाद मैं ससुराल पहुँची, ससुराल में पहुँचने के बाद सभी लोगों का मानना था कि अभी बीएड मतलब एमए जो मेरा फाइनल ईयर था, उसका मैंने फॉर्म भर दिया था। घर से ही फॉर्म भर गया था उस समय। लेकिन जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो मैं अमृतसर थी। अमृतसर जब शादी के बाद चली गई थी, उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और घरवालों भी बोल रहे थे कि अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। लेकिन मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने फॉर्म डाल दिया था और शादी के बाद मैंने पीजी जो एक 1 ईयर मतलब लास्ट ईयर रह गई थी, 2 साल का पीजी था उस समय मैंने वो कर लिया और मैंने बीएड भी कर लिया। लेकिन आज भी मेरे को ये एक वेदना रहती है और टीस रहती है कि मेरा जो सपना था वो साकार नहीं हो सका। ऐसा ही होता है लाइफ में, जो हम चाहते हैं वो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप फैमिली के बीच में रहते हैं तो फैमिली के साथ जो उनके विचारों में अपना विचारों को लेना होगा, सहमति अपनी देनी ही होगी, क्योंकि ये संसार ऐसे नहीं चलता है, हर जगह अपनी चलाने से नहीं चलता है। आज और कल में बहुत अंतर है। आज की लड़कियों से हम बिना पूछे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनका शादी का डिसीजन भी उन्हीं का होता है, सब कुछ होता है, पेरेंट्स केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। लेकिन पहले अपने पेरेंट के सामने बोलना अच्छा नहीं समझा जाता था, हर चीज़ उनके हिसाब से ही चलती थी। मैंने भी जैसे कि उनकी जो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, तो मैंने भी अपना डिसीजन को ओके में ही कर दिया, ठीक है आपकी जैसी इच्छा। और उस पेरेंट्स के डिसीजन के साथ मैं चल पड़ी और आज मैं वैसे जो जो फौजी के साथ जो मैं पहले सोचती थी, ऐसा नहीं है कि फौजी के साथ जीवन बिताना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जब हर समय आप एक फौजी की अगर बीवी हैं, तो हर समय आप साथ में नहीं रह सकते और आपको ये कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। उसकी जो स्ट्रगल है फौजी का और फौजी की बीवी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ही टफ होता है। समाज उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज में उनको एक इस तरह से देखा जाता है कि इन्हें अगर फौजी अपनी बीवी को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है फैमिली की, तो परिवार वाले भी ये सोचते हैं पता नहीं इन्होंने इतना खुला क्यों छोड़ दिया है। फौजी की बीवी को सारा देखना होता है, अपने परिवार का, मातृपक्ष और बच्चों का और आना समाज का, सब कुछ देख के चलना होता है, जिससे फैमिली वाले समझते नहीं हैं कि उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फौजी ने अगर उसको ज़िम्मेदारी ये सौंपी है कि आप सब कुछ देख लो, तो स जो ससुराल पक्ष है उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो फैमिली उसकी जो फैमिली है उसको जैसे और लोग चल रहे हैं ना उसी हिसाब से उसको सोचते हैं इसी हिसाब से चले, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, हर तरफ उसको देखना होता है और इसीलिए एक फौजी अपनी बीवी को मुक्त कर दे, बंधन मुक्त करके रखता है। चाहे पैसे की तरफ से हो, चाहे फैमिली की तरफ से हो, वो उस पे इतनी बाउंडेशन नहीं लगाता है, क्योंकि बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी होंगी जो अपने जो फौजी भाई हैं, उनको साथ निभाते होंगे, मैंने ऐसा कम ही देखा है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। हालाँकि अब मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों को लेके, मेरे 2 बच्चे हैं और 1 बेटा, 1 बेटी, दोनों की शादियाँ हो गई हैं और अब मेरे जो हस्बैंड हैं, उनका रिटायरमेंट भी फ़रवरी में है और इसीलिए मैं अब बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, शुरू में बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरे को मैं जो चाह रही थी, वो नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे जो हस्बैंड वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और हेल्पफुल हैं। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको अपना बता दिया कि आप जो चाहते हैं वो ईश्वर आपको नहीं देता है, ईश्वर वही देता है जो उसकी व्यवस्था में है कि आपको ये ठीक है। जैसे एक बचपन में तो मैं जब छोटी थी तो उनको देख के कहीं भाग जाती थी कि वो मुझे पकड़ लेंगे, वो मुझे मतलब मुझे फौजियों से बहुत फौजी भाइयों से और पुलिस वालों से बहुत डर लगता था, बचपन में मेरा ऐसा था। लेकिन कहते हैं ना आप जिससे डरोगे वो उसका सामना करना ही पड़ेगा, तो वही मेरे साथ हुआ है। हालाँकि ग्रेजुएशन से पहले आसानी से जॉब मिल जाती थी। हम लोगों के समय में जो मेरा जो 10th और 12th था वो मेरा अच्छा परसेंटेज में था। पहले परसेंटेज बेस्ड जॉब मिल जाया करती थी। लेकिन मेरा
पापा ने बोला भी था कि आप आपकी जॉब तैयार है, आप ले लो, क्योंकि 12th में मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी। 10-12 की परसेंटेज पे मेरा सिलेक्शन हो रहा था। बस मेरा यही था कि मुझे जॉब करनी है तो बीएड के बाद ही करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं सपने ऊँचे रखो तो आपकी इच्छाएँ पूरी होती है, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरा वही हो गया कि दोनों दिन से मारे गए, माया मिली ना राम। कोई नहीं, ईश्वर को यही मंजूर था कि टीचिंग नहीं करनी है। प्राइवेट टीचिंग मैंने की है, बहुत बार की है, लेकिन वो मेरा रेगुलर नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी इनके पास आना होता है, कभी कहीं जाना होता है, फैमिली, बच्चे, ये सब मुझे छोड़ना पड़ गया इस चक्कर में। कोई नहीं, अगर मैं जॉब कर रही होती तो शायद है कि आप लोगों से मैं इस तरह से यूट्यूब पर ना मिल पाती। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको मेरी ये रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नई अपनी आगे की स्टोरी के साथ या किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैव अ नाइस डे।